हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 1.1 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका छठवां प्रश्न सीखने वाले हैं। छठवां प्रश्न एक लॉजिकल प्रश्न है, मतलब इसका हल तभी समझ में आएगा जब इस प्रश्न को, इसके पीछे के लॉजिक को बहुत अच्छे से समझ लिया जाए। देखो, प्रश्न दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि एक आपको संख्या दी गई है और एक और संख्या दी गई है और बताना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों। मतलब ये संख्याएं भाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन क्यों? यहीं पे सवाल उन्होंने पूछा है कि भाज्य संख्याएं तो हैं लेकिन क्यों। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भी भाज्य संख्या आपके सामने होगी, कोई भी भाज्य संख्या आपके सामने होगी, तो हम कैसे बताएंगे कि वो भाज्य है? देखो, जब हम उसके गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि कोई संख्या गुणित कोई संख्या, तो उसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 होंगे या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से वो संख्या भाज्य कहलाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अभाज्य संख्या जो होती है उसको हम कैसे बता सकते हैं? तो देखो, अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं निकलते, मतलब वो संख्या ही यहाँ पे लिखी रहेगी। या हम ये भी बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड नहीं होते। तो जिस भी संख्या के गुणनखंड 2 हो गए, समझ लो कि वो भाज्य है। और जिस संख्या का गुणनखंड ही 1 है तो वो अभाज्य है। जैसे अभी आप पिछले सवाल को याद करो, आपको एक संख्या दी गई थी 17, फिर 29 था, फिर 23 था। तो आपने देखा था कि जब हम 17 के गुणनखंड निकालते हैं तो वो नहीं निकलते, 17 एकम 17 ही होता है तो 17 ही आएगा। और 29 के गुणनखंड हम निकालते हैं तो वो भी नहीं निकलते, 29 ही आएगा। उसी प्रकार हम 23 के गुणनखंड निकालते थे तो 23 ही आता था। तो 17 जो है अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा, 29 जो है वो भी अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा, जो 23 है वो भी अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 1 ही है, खुद वो संख्या। जबकि यहां पे अगर मैं 12 लिख दूं तो 12 के गुणनखंड अगर मैं आपसे कहूं निकालो तो आप निकाल दोगे। 2 इशाम 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, यानी 12 भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो कोई भी संख्या जिसके गुणनखंड या तो 2 हो या 2 से अधिक हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें जो 2 संख्याएं दी गई हैं, हमें यह सिद्ध कर देना है कि इन दोनों संख्याओं के 2 गुणनखंड हैं, तो वो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। देखो, अब इस सवाल को बहुत अच्छे से करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और जो पहले नंबर पे हमें संख्या दी गई है इसको हम मान लेते हैं कि ये है पहली संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर, और इसके बाद ये संख्या लिखते हैं। क्या दी गई है? 7 गुणित 11 गुणित 13 और प्लस 13, ये है पहली संख्या। इसके बाद ये जो है इसे हम दूसरी संख्या मान लेते हैं और पूरी दूसरी संख्या भी लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है? स्टार्ट करना है पहली संख्या से। तो हम यहां पे लिखेंगे पहली संख्या में, और पहली संख्या जो है उसको हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे। अब हमें ये सिद्ध करनी है कि ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या में मैंने आपको क्या बताया कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं उसके गुणनखंड 2 होते हैं, अकेला नहीं होता। अगर अकेला है तो वो अभाज्य है। तो इसके क्या 2 गुणनखंड हो सकते हैं? सोचो जरा। देखो, एक दिमाग लगाओ कि यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, और बीच में लगा है प्लस का साइन। प्लस का साइन क्या करता है? किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अगर प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो वो क्या करता है? उन संख्याओं को बांट देता है अलग अलग पदों में। गुणा का चिन्ह ऐसा नहीं करता। गुणा के चिन्ह से पद अलग नहीं होते, लेकिन प्लस और माइनस के चिन्ह से पद अलग हो जाते हैं।
तो आप खुद दिमाग लगाओ, ये जो प्लस का साइन है इससे हो क्या गया है कि एक पद पूरा ये बन गया है और दूसरा पद पूरा ये बन गया है। समझ पा रहे हो ना? अब इन दोनों पदों से कुछ कॉमन निकल सकता है, वो क्या है? 13। 13 इस पद में भी है, 13 इस पद में भी है, तो चलो 13 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो फिर लगता है कोष्टक और पहले पद से पूछते हैं कि कॉमन निकलने के बाद तुम्हारे पास क्या बचा। तो उसने कहा देखो 13 मेरे पास था, पहले पद की स्टोरी सुनो। पहले पद ने कहा कि मेरे पास 13 था, वो बाहर निकल गया, तो अब 7 गुणित 11 ही रह गया, तो हमने लिखा 7 गुणित 11। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ज्यों का त्यों। अब दूसरे पद की बारी आती है। दूसरे पद ने कहा कि 13 बाहर निकल गया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी ना हो तो 1 मान लेते हैं। 0 नहीं मानना, 1 मानेंगे। अब 1 क्यों मानेंगे? क्योंकि जब हम 13 का वापस 1 में गुणा करें तो वो 13 की संभावना बनाए। समझ पा रहे हो ना? इसलिए अब देखो 13 ज्यों का त्यों। अब इसको जो है कोष्टक में जो है उसको सॉल्व करो, तो 11 7 77 और प्लस में क्या है 1। पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। आगे बढ़ो, तो 13 और 77 और 1 कितने होंगे? 78। इसको हम कोष्टक को हटा भी सकते हैं, तो 13 गुणित 78 लिख सकते हैं। और यही सिद्ध हो गया कि जो पहली संख्या थी उसके 2 गुणनखंड हैं, एक 13 और दूसरा 78। मतलब 2 गुणनखंड आ गए, इसका मतलब ये हो गया, अगर 2 गुणनखंड आ गए तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पहली संख्या है वो भाज्य है। तो नीचे लिखोगे जो कि भाज्य है। भाषा लिखेंगे कि अतः पहली संख्या में 2 गुणनखंड है। देखो एक ये है और एक ये है, इसलिए पहली संख्या भाज्य है और इसे हम कथन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी संख्या हेडिंग डालेंगे। तो हमने लिखा दूसरी संख्या में और बराबर, और नीचे यहां पे दूसरी संख्या लिख ली। ये देखिए, अब इस संख्या में फिर से दिमाग लगाना है कि धन और ऋण का चिन्ह कहाँ है, यानी प्लस माइनस का चिन्ह कहाँ है। तो आप कहोगे ये है प्लस का चिन्ह, मतलब ये पूरा एक अलग पद है और ये पूरा एक अलग पद है, क्योंकि धन और ऋण के चिन्ह अलग अलग पदों में संख्याओं को विभक्त कर देते हैं, यानी बांट देते हैं। तो बराबर के नीचे बराबर। अब क्या होगा कि इस पद में 5 है और इस पूरे पद में देखो क्या कहीं 5 है? यस, ये है। मतलब दोनों पदों से 5 कॉमन निकल सकता है, तो हमने 5 कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद हमने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर पहले पद से पूछा कि 5 कॉमन निकलने के बाद क्या बचा तुम्हारे पास। उसने कहा 7 था, गुणित 6, 5 निकल गया तो बचा डायरेक्ट 4, फिर गुणित 3, फिर गुणित 2 और फिर गुणित 1, फिर प्लस आया तो प्लस 5 पूरा निकल गया कॉमन, फिर से दूसरा पद आ गया क्योंकि, तो 1 बचेगा यहाँ, है ना। अब आप समझ गए होगे इस कॉन्सेप्ट को कि कॉमन बस निकालना है और बस। अब इन सभी का गुणा करोगे तो 7×42 है ना, 7×42, इतने का उत्तर है 42 गुणित, अब इसका इतने का और गुणा कर लो तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी 42 गुणित 24, फिर जो आएगा उसमें फिर ये आखिरी वाला 1 जुड़ जाएगा। तो अब देखो 5 ब्रैकेट के अंदर गुणा पहले किया जाता है, उसके बाद जोड़ना। अब गुणा में है 42 और 24 का गुणा, तो देखो 42 लिख लो एक तरफ, गुणित एक तरफ लिख लो 24। पहले 4 का करो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब 2 का करो, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब जोड़ दो तो 8, 6 4 10, 10 का शून्य हसलाई 1, 8 और 1 9 और 1 10, कितना आया? 1008। 1008 इन दोनों का गुणा, उसमें 1 जुड़ना है तो प्लस क्या कर लो? 1 कर लो। तो 5 गुणित 1008 में 1 जोड़ोगे तो 1009 हो जाएगा। तो यहां पे भी आपको 2 गुणनखंड दिख रहे होंगे, एक ये फिर गुणित लग के एक ये, मतलब दूसरी संख्या के 2 गुणनखंड हैं। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि अतः दूसरी संख्या में 2 गुणनखंड है, इसलिए दूसरी संख्या भाज्य है।
इसको बना लेते हैं कथन सेकंड। अब आखिरी में आपको लिखना है कि कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि दोनों संख्याएं भाज्य हैं। तो इस तरीके से आखिरी में लिख दोगे तो सबसे बेटर सॉल्यूशन आपका माना जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अब आप नोट कर लो, है ना। तो जो सवाल समझा है ना उसको अच्छे से लिख लो। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, वीडियो को पॉज कर लेना। इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद ये। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये सवाल आप पे बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पढ़ाई अच्छे से करते रहना और लगातार दोहराते रहना, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना। सभी परीक्षाओं में अच्छे नंबर आने चाहिए। थैंक यू।